गुड इवनिंग बेटा। सर्कुलर मोशन चल रहा था। सर्कुलर मोशन के अंदर हमने एक्सेलरेशन के टाइप, लास्ट जो लेक्चर था उसमें एक्सेलरेशन के टाइप हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कंडीशंस होते हैं वो सभी। इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मींस एक जैसा। एक जैसे का मतलब क्या कि उस बॉडी की जो स्पीड है ना, स्पीड जो सर्कुलर मोशन में घूमे तो कांस्टेंट होनी चाहिए। इफ ए बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड, मूव विद कांस्टेंट स्पीड, किसमें? इन सर्कुलर मोशन। मोशन तो उसका सर्कुलर ही हो, लेकिन उस सर्कुलर मोशन में उसकी जो स्पीड हो, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपको पीछे लेक्चर को अच्छे समझ में आया आपको लेक्चर, तो उसके अंदर स्पीड जो कांस्टेंट होती है, तो मैंने आपको उस एक्सेलरेशन की कुछ एक बातें बताई थी। दो टाइप के एक्सेलरेशन थे, वन इज टेंजेंशियल, वन इज सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था? जो टेंजेंट के अलाउंग था। उसके अंदर क्या था कि अगर ओनली वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, तो स्पीड बढ़े या घटे। अगर स्पीड वहां चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी के अलाउंग होती थी। अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती थी। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी उस कंडीशंस को लिखेंगे, सभी के सभी, कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहे हैं, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर और स्पीड इज ए स्केलर। वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? क्योंकि भाई अगर इस पॉइंट पे देखें इधर है, इस पॉइंट पे देखें इधर है। ठीक है, यहां देखें तो इधर है, कहीं भी आप देखोगे उस वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पे हेयर उनका मैग्नीट्यूड जो है ना, v1 का, v2 का, v3 का और v4 का, इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है यहां पे। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहां पे क्या क्या होगा? v कांस्टेंट हुआ, इफ v कांस्टेंट, तो v इक्वल टू होता था r ओमेगा। r इज द रेडियस, अगर ये उसकी रेडियस है, r कभी चेंज होती नहीं है। v अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, दैट इज ओमेगा कांस्टेंट, देन ओमेगा कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंट वाला, 80 हमारे पास कितना जाएगा? 0। एंड ओमेगा इक्वल टू, यानी कि अल्फा क्या होता था? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। जब ओमेगा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0, एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हो गया टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, वो क्या चेंज होगा या नहीं होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था दैट इज v²/r। ठीक है, या r ओमेगा स्क्वायर। आप कहो सर ये भी कांस्टेंट रहेगा क्या, या फिर ये? क्योंकि v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। ठीक है, AC भी कांस्टेंट होना है, इसका मतलब तो नहीं। AC इज ए वेक्टर क्वांटिटी, AC इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड तो उसका कांस्टेंट रहेगा भाई, v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट होगी, रेडियस कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? बताया था ना आपको मैंने कि भाई ये सर्कुलर मोशन हुआ, ये उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा,
और इधर उसका क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्री की तरफ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ AC जो हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट इट इज ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन यहाँ देखोगे तो आप इधर होगी, यहाँ देखोगे आप नीचे की साइड होगी, यहाँ देखो ये AC हो गया, यहाँ देखोगे तो इधर होगी, यहाँ देखोगे तो इधर होगी। मैंने क्या बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या कहाँ होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ AC is constant but direction is change। ठीक है, so AC is not constant, AC constant नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं। अच्छा जी, और कुछ, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक बात है कि क्यों पार्टिकल एक ही स्पीड से लगातार घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, पता है आपको, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आप इनको पॉइंट डाल के कर सकते हैं, नंबर 1, ठीक है, ये आ गया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आ गया इसका, ये नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग से कर देना, ये हो गया नंबर 5, ये हो जाएगा नंबर 6। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी का सब अलग अलग बता देंगे। काइनेटिक एनर्जी होगी, अब इसको नोट करो एक बार। ठीक है, दूसरी बात, इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होगा, पावर कितनी होगी, देखो भाई, रोटेट करने के लिए उसको वर्क डन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है ही, ठीक है ना, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण कितना वर्क होगा वो कैसे देखोगे। और उस पार्टिकल घूम कैसे रहा, ऐसे, ये पार्टिकल चल कैसे रहा, इस तरह से, फोर्स कहां कर रहा है, इधर, इधर फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। डिस्प्लेसमेंट उसका इधर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर हो गया, दोनों में कितना एंगल है, 90। वर्क डन जो होता था ये आ गया नंबर 7। वर्क डन का आएगा बेटा Fs cos 90, Fs cos थीटा होता है। वर्क डन का चैप्टर आएगा तो वो कंप्लीट आप समझोगे। एट प्रेजेंट याद रखिए कि वर्क डन होता है Fs cos थीटा, थीटा इज बिटवीन F एंड S, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एंगल 90, एंगल 90 कितना हो जाएगा, cos 90 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नंबर 8, पावर। पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है, या पावर हमारे पास रेट ऑफ वर्क डन, ये भी कह सकते हो आप। यह वर्क डन खुद 0 है तो पावर भी 0 होगी। तो ये सभी फैक्टर एक एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं कि कभी किसी भी सर्कुलर मोशन में आपसे कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है। ऑप्शन दे दिए ऑब्जेक्टिव में 4 कि बताओ भाई ET 0 होगा कि नहीं होगा, या कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। इनमें से मैंने 8 बताए, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको देख के पूछ सकता है कि आइदर इनमें से कौन सा कांस्टेंट होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान से समझ रहे सभी को। विद डायग्राम, डायग्राम अच्छे समझोगे, डायग्राम जरूर बनाए। क्लियर, चलो भाई, ये तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का इसका क्या आएगा, जस्ट उल्टा। तो यूनिफॉर्म में होता था जहां पे स्पीड कांस्टेंट हो, नॉन यूनिफॉर्म जहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, यानी कि दैट मोशन
in which particle move with different speed in circular motion. हर पॉइंट पे उसकी स्पीड लगातार क्या होती जाए, चेंज होती जाए। स्पीड कैसी हो, वेरिएबल स्पीड हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ही हो। तो जो हर पॉइंट पे उसकी जो स्पीड चेंज होगी वही बात है सेम कि यहाँ पे वेलोसिटी भी अलग होगी, स्पीड भी अलग होगी। हो सकता है स्पीड बढ़े, हो सकता है स्पीड घटे। स्पीड अगर बढ़ रही होगी तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो साथ ही हो जाएगा, घट रही होगी तो अपोजिट हो जाएगा। ये सेंटर है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3 नॉट इक्वल टू V4, ये सब अलग अलग है। पहली बात, द स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, दोनों नॉन जीरो होंगे। उसके बाद अल्फा जो था वो क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू आर अल्फा था ना। तो ओमेगा की अगर बात करते हो, जो वी होता था आर ओमेगा। जब v कांस्टेंट नहीं है, r तो चलो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगी भाई। ओमेगा क्या बनेगा, v बाई आर बनेगा ना। यहाँ पे ओमेगा क्या बनेगा, v बाई आर। तो अगर r कांस्टेंट r है जो भाई कोई बात नहीं, लेकिन v अगर बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो भी घट जाएगा। तो यह जो ओमेगा होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो सब वेरिएबल है, ठीक है। तो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता था डी ओमेगा बाई डी टी। जब ये खुद कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो अल्फा भी कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। यानी आप कह सकते हो नॉन जीरो बोल सकते हो, नॉट इक्वल टू जीरो भी कह सकते हो उसमें, नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी, v कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रही है घट रही है, तो ये भी चेंज ये भी चेंज होगी, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। चल हो गए। नंबर 7, वर्क डन। वर्क डन अब भी जीरो ही होगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में अगर घुमाते हो तो आप खुद एक रस्सी लेके उसके पत्थर बांध के आप सर्कुलर मोशन में अगर घुमाते हो ना, तो कभी देखना आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, तो उसको हमेशा अपनी तरफ उसको खींच रहे हो, यानी हमेशा सेंटर की तरफ आप खींच रहे हो। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी अगर बॉडी घूमती है ना, वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूमती है। और पार्टिकल का मोशन हमेशा कहाँ रहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ इधर, और उसका जो एंगल बढ़ेगा हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट का, वो एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये फोर्थ यूनिट में आएगी बात कि भाई वर्क डन किन किन केस में जीरो होता है। 3 टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आपको पूछा जाए जीरो वर्क कब होता है, तो जीरो वर्क एक आपके सामने रहा कि बॉडी घूम भी रही है लेकिन वर्क डन फिर भी जीरो है। तो ड्यू इन द सर्कुलर मोशन आइदर वेरिएबल आइदर नॉन वेरिएबल, मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, उन दोनों सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा जीरो होगा, ठीक है। पावर भी जीरो ही होगी। तो ये सब फैक्टर थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। आप इसको नोट करो। फिर आपको मैं, चलो इसके बाद में इसके इक्वेशंस है, हम इक्वेशंस का यूज करेंगे एक बार, इनको नोट करें एक बार। हो गया, चलो
आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हमारे पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लिखते थे, याद है ना? इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बनेंगी अब? इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो मैं एक साइड लिख देता हूं यहाँ पे लीनियर जो मोशन करते हैं वहां पे, और एक साइड लिख देता हूं मैं सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पे अगर मोशन कैसा हो, लीनियर मोशन हो, या जिसको ट्रांसलेटिव मोशन भी कहते हैं, और एक साइड हमारे पास कौन सा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, देखो चलो सी नंबर 1, अगर हमारे पास कोई भी एक वेलोसिटी हुई, जैसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते थे, u से। यहां आप इनिशियल वेलोसिटी को लिखोगे ओमेगा नॉट से, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहां आप फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते थे, इसको इसके देता हूं मैं u और v। यहां आप सर्कुलर मोशन के अंदर लिखोगे ओमेगा से, दिस इज ओमेगा नोट, जीरो को नोट बोलते हैं, और ये ओमेगा। उसके बाद यहां एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता था a, यहां एक्सेलरेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, आप कह सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है कौन सी, इनिशियल। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, इनको क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं एनालॉग। एनालॉग का मतलब दूसरा रूप। इनका लीनियर मोशन के अंदर इनको ये नाम देते थे, सर्कुलर मोशन में इनको ये नाम देंगे। कहां वही होगा जो वहां होता था। डिस्प्लेसमेंट को यहां कहते थे एस से, यहां डिस्प्लेसमेंट का नाम कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज थीटा। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 5। तो इन सभी को देख के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनती थी वो होती थी v इज इक्वल टू u प्लस 80 होती थी। अब आप बताएं ये इक्वेशन यहां क्या बनेगी, v की जगह नाम क्या है, v की जगह नाम है ओमेगा, लिख दोगे ओमेगा इज इक्वल टू u की जगह नाम क्या है, u की जगह नाम है ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट प्लस है तो प्लस, यहाँ पे नाम है a, यहाँ पे नाम है a, यहाँ पे नाम है अल्फा, तो लिख दोगे अल्फा। टाइम कभी चेंज नहीं होता, चाहे कैसा भी हो, तो टाइम तो t हो गया फर्स्ट। नंबर सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या इक्वेशन बनेगी, s की जगह क्या लिखोगे आप, थीटा, लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू u की जगह हमारे पास क्या है ओमेगा नोट इनटू t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, दिस इज हाफ अल्फा t स्क्वायर। चलो आगे थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या इक्वेशन बनेगी, v की जगह ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर,
इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, लास्ट इक्वेशन क्या थी? लास्ट इक्वेशन थी SNF इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ, या a बाई 2 कह सकते हो उसमें, a बाई 2 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 क्या बनेगी? SNF, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा। क्या u की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2n माइनस। तो जहां आप उसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स में लीनियर मोशन के अंदर, 1D 2D के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे, अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इन इक्वेशन ऑफ मोशन तो चार ही है, ये हमने लेटर बताए, डिफाइन किए लेटर्स को, चार ये है और चार इनमें से। ठीक है, नोट करो बेटा आप लोग, फिर पे कराते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपको, पहले आप ये नोट करें। देखो क्या क्वेश्चन है, वो कहते हैं डिस्क स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन, पहले जीरो थी इसकी स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन यह होगी क्या होने से, टॉर्क लगाने से किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, फोर्स नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं टॉर्क, यानी फोर्स का जो नाम चेंज होके क्या बन जाता है? टॉर्क बन जाता है, अगर उसको सर्कुलर मोशन में धक्का या फोर्स हम लगाते हैं तो। ठीक है, तो टॉर्क भी आएगा टॉपिक यूनिट नंबर 5 में। कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, तो आपको उसको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकंड में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यूनिट नंबर सेकंड में अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहां मैं लिख दूं a एक्सेलरेशन, अगर आपको यहाँ एक्सेलरेशन दिया हो और फिर मैं कहता हूं वेलोसिटी निकालो आफ्टर 2 सेकंड, तो क्या करते थे आप? एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में रिलेशन होती थी, सेम ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होती है। लगा दो होगी वो कि वी नो, मैंने कुछ नहीं करा अब तक, अलग जो चला है वही करवाए बस अब तक। तो अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो अगर ये ए होता तो ये बन जाता है डीवी बाई डी टी। ठीक है, एक सेकंड बेटा, तो मैं आपको रिलेशन बता रहा था, जिस तरह से एक्सेलरेशन होती थी बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सेम ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बस अब क्या है, और डी ओमेगा निकालना है आपको, यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से डी ओमेगा क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू डी टी। और आप जब टोटल वैल्यू निकालते हो तो आप इसको क्या करते हो? इंटीग्रेट। तो डी ओमेगा जो होगा, इससे ओमेगा जब निकलेगा तो वो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओमेगा दिया होता, अल्फा निकालना होता तो डिफरेंशिएशन करते, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, वैल्यू पुट कर दें, तो डी ओमेगा आपको निकालना है, इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, कितना है? 3t माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी टी। कहां से लिमिट क्या होगी इसकी? अब उसने कहा है कि डिस्क स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब जो स्टार्ट हुई तो जो टाइम की लिमिट कितनी है? 0, तो उस टाइम उसकी स्पीड भी कितनी है? 0। यहाँ टाइम की लिमिट होगी, देखो t है, dt है, तो यहाँ टाइम की लिमिट और यहाँ स्पीड की लिमिट। तो जब टाइम 0 तो स्पीड भी 0। जब टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड, जब टाइम होगा 2 सेकेंड, तो उसने क्या, उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी, तो उस टाइम उसके एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लेंगे, भाई ओमेगा निकालनी है हमें। तो क्या होगा? डी ओमेगा का आंसर होगा, यानी इंटीग्रेशन होगा ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो 3 एज इट इज। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है पावर में एक ऐड कर दो, पावर पहले क्या है? टी की पावर एक ही है, एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, और उसी से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और उसमें लिमिट कहां से कहां? 0 to 2, 0 to 2 माइनस टी पावर कितनी है? 2, एक ऐड करोगे कितनी हो जाएगी? 3, और उसी से क्या करोगे? डिवाइड। लिमिट पुट करोगे कहां से कहां? 0 to 2 करो भाई, लिमिट पुट करो इसमें, तो ये 2 3/2 भरोगे, 3/2। लिमिट कहां पुट करनी है? टी की जगह, तो टी की जगह पहले अपर लिमिट क्या है? 2,
और 2 की पावर कितनी है 2, फिर t के जगह लिखोगे 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस t के जगह पहले अपर लिमिट कितनी है 2 की पावर कितनी है 3, ठीक है, डिवाइड बाय 3 है इसमें, यार उसको बाहर कर सकते हैं, सेम ऐसे ही कर दो इसको भी, माइनस 1/3 को कर दो बाहर, t की जगह पर लिमिट पुट किया 2 और 2 की पावर कितनी है 3 और फिर लगाओगे माइनस t की जगह लोअर लिमिट कितनी है 0 तो 0। अब इसको सॉल्व कर लिया, कितना बनेगा 3/2 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/3 इंटू 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, कितना आएगा बेटा 2 to 4 कितना हो जाएगा 6 और ये हमारे पास कितना हो गया 6 माइनस 8/3, ठीक है, एलसीएम लोगे 3 एलसीएम आएगा 18 में से 8 गए 10/3। यूनिट क्या होती है ओमेगा की रेडियन पर सेकंड। तो जो मैंने आपको समझाया था बस ओनली ये बातें थोड़ी सी थी, ये बातें सेम वैसे क्या वैसे मैं कहूँ, बस ओनली नाम चेंज है। आपसे यूनिट नंबर सेकंड को उठा लेना, यहाँ पे ए नाम होता था, यहाँ पे वी नाम होता था, ये सभी के सभी न्यूमेरिकल हम काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं, ऐसे कैसे इससे भी डिफिकल्ट कर चुके हैं हम। तो अगर नहीं ध्यान में आए तो पहले आप उनको देख लें, बाद में ये कर लें, ठीक है, नोट कर उसको रोल करवाते हैं इसमें साथ साथ। उसने कहा है दो मूविंग पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है P और एक पार्टिकल है Q, 10 मीटर अपार्ट है किसी भी टाइम एक दूसरे से, इंस्टेंट मींस किसी भी टाइम। वेलोसिटी P की है 8 मीटर पर सेकंड और Q की है 6 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ P एंड Q। अगर डायग्राम बनाए तो ये बन सकता है कि भाई ये हमारे पास है, यहाँ मान लो पार्टिकल कोई भी हो गया P, ये पार्टिकल हो गया Q, ठीक है, वो इस लाइन से ये तो मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, यानी इससे एक एंगल बढ़ा रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री, ये हो गया वी क्यू, दिस इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, और ये बना रहा है इधर 30 डिग्री एंगल से VP, दिस इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, और P से लेकर Q तक की किसी भी टाइम, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, ये देखो 10 मीटर है, ठीक है। उसने पूछा कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P, इसकी वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू Q के रिस्पेक्ट में। तो ये टॉपिक किसका है, क्या टॉपिक है, ये टॉपिक है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जो आपको समझा चुका हूं कॉन्सेप्ट में कि व्हाट इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला क्या था वो पढ़ लेना, आराम से न्यूमेरिकल निकल जाएगा। अगर आपको ये पता होगा कि व्हाट इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको बताई थी मैंने, उस रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में आपको डायग्राम से समझाया था मैंने कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू, क्या थी बेटा, वेलोसिटी ऑफ P with respect to Q perpendicular to line, ये कहा था मैंने, perpendicular to line of P and Q and divide by perpendicular distance, ये line of P and Q, distance ये कहते हैं separation between P and Q। सेपरेशन बिटवीन P एंड Q। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ P एंड Q। बना चुका हूं डायग्राम ऐसे कैसा, तो क्या बनेगा बताओ, इसका परपेंडिकुलर ये तो हो जाएगा इसका cos, दिस इज VQ cos 30, और ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा VQ sin 30। सेम ऐसे ये V का ये VP इधर इसी लाइन के अलोंग, ये हो जाएगा VP cos 30,
और ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा VP sin 30। तो आप बताओ इस PQ लाइन के परपेंडिकुलर कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है, बोथ आर अपोजिट। और जो दो वेलोसिटी आपस में अपोजिट होती है, एक इधर जाए एक इधर जाए, आपस में दूर दूर जाए, तो हमेशा उनकी वेलोसिटी का रिलेटिव जो होता है वो एडिशन होता है। तो क्या बनेगा इसका आंसर? डायरेक्ट याद था तो आप लिख सकते थे, लेकिन फिर से बता दी, कोई बात नहीं मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा VQ sin 30 प्लस VP sin 30, कोई लिख दो पहले चाहे, VP sin 30 प्लस VQ sin 30 एंड डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है 10 मीटर, दिस इज 10। कितना बनेगा, वैल्यू पुट कर दे बस, सब कुछ नहीं बचा हो तो VP हमारे पास VP sin 30, VP की वैल्यू कितनी है, VP है 8 इंटू sin 30 होता है 1/2 प्लस VQ कितना है 6 sin 30 1/2 डिवाइड बाई 10, कितना आएगा 4, कितना आया 3, 4 3 7, 7/10 मीन्स 0.7 रेडियन पर सेकेंड। बताया था डायग्राम, समझ लेना, डायग्राम आ गया तो सब कुछ आ गया। तो ये क्वेश्चन ये है रिलेटिव का, एक और करवा देता हूं, आप इसको नोट करो पहले जल्दी से एक बार। आराम से समझे क्वेश्चन को पहले। उसने कहा पार्टिकल है इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पार्टिकल बिल्कुल एक्स एक्सिस, एक्स कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इस पार्टिकल की, ये पार्टिकल p है, इसकी वेलोसिटी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, सेम वही रिलेटिव है। अब के बाद ये पॉइंट है फिक्स, ये पॉइंट लगातार मूव कर रहे हैं ऐसे एक्स के अलोंग, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये फिक्स है, इसकी स्पीड क्या है 0। क्लियर है, तो रिलेटिव ये भी, लेकिन रिलेटिव का होता है एक का दूसरे में सबट्रैक्ट करेंगे हम या ऐड करेंगे हम, तो ये तो है ही नहीं, तो ओनली इसकी स्पीड हम निकाल लेंगे बस, ठीक है। इट्स और एंगल बना रहे हैं अबाउट द ओरिजिन व्हेन इट्स रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा, ये रेडियस वेक्टर उस एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो आप एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, सेम डायग्राम बनाओगे वो का वो। तो सबसे पहले तो ये तो होगी लाइन ज्वाइनिंग, तो इस लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना सॉरी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे। पहले तो करो भाई, कैसे करोगे, जब ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखना, अल्टरनेट एंगल, ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, ये थीटा ये भी थीटा होगा। जब ये b है तो ये कहलाएगा v cos थीटा, एंगल और कोस ही होता है, और इस कोस से परपेंडिकुलर ये बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा v sin थीटा। मींस इस रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है v sin थीटा। क्लियर है, लेकिन हम r के टर्म में आंसर नहीं निकालेंगे, हम r के टर्म में आंसर निकालेंगे तो ठीक है, आंसर हमारा आ गया। क्या बताना कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o इज इक्वल टू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस क्या आएगा v sin थीटा, दिस इज v sin थीटा एंड डिवाइड बाय इस और इसके बीच की सेपरेशन क्या है r, ठीक है हमने। लेकिन आंसर को उसने r की टर्म में नहीं पूछा, उसने आंसर पूछा b की टर्म में। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है b की टर्म में क्या होगी, कैसे आप फाइंड करोगे, ये बात हम और इसमें एक्स्ट्रा फाइंड करोगे। मैं डायग्राम एक और से आपको समझा दूंगा भाई कि r की वैल्यू b की टर्म में क्या आएगी। देखो भाई डायग्राम बना लो इसके ऊपर कि हमारे पास ये r दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, मैं इसमें ट्रायंगल बना दूं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, इसमें एक ट्रायंगल बना दूं मैं। उसने ये साइड b दी है तो ये भी तो b होगी। आपको निकालना क्या है, ये ट्रायंगल होगी o m और n। ट्रिग्नोमेट्री में
आपको ट्रायंगल के अंदर एक सिखाई थी कि अगर आपको एक साइड दी हो, अदर साइड कैसे निकलती है। जब ये बी है तो ये क्या होगी, आपको बी दिया हुआ है यानी एमएन साइड दी हुई है, एमओ साइड निकालनी है। तो कैसे फाइंड करते हो, जो साइड दी होती है वो लिख दो ऊपर, इन ट्रायंगल एम एन ओ, जो साइड आपको निकालनी है मींस एमओ लिख दो, जो दे रखी है उसे डिवाइड कर दो। क्या दे रखी है, एमएन, ये निकालनी है, ऊपर लिख दी, दे रखी है, डिवाइड कर दिया, क्या बना, एंगल के सामने ये साइड है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर हुआ ना, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, या कह सकते हो 1/sin थीटा। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा होता है, तो sin हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 1/sin थीटा। आपको MO निकालना है, MO निकालना है तो क्या बनेगा, MN डिवाइड बाय sin थीटा। MN की वैल्यू कितनी है, R, तो दिस इज इक्वल टू R डिवाइड बाय sin थीटा, यही है ना। MN निकालना था ना, हाँ ठीक है, MN निकालना था या ना MO, ठीक है। तो MO कितना है अपना, दिस इज इक्वल टू R बाई sin थीटा। तो देखो बेटा MO B है बेटा, R नहीं है, B है। हाँ। तो MO इक्वल टू MN की वैल्यू है B, मैं लिख दिया B डिवाइड बाई sin थीटा। तो MO की वैल्यू, MO क्या है, R है, MO क्या है, R है। तो R इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, B बाई sin थीटा, बस ये वैल्यू थी और कुछ नहीं इसके अंदर। तो ये बात मैंने आपको जो ट्रायंगल में समझाया था या पैरेललोग्राम समझाया था उसमें भी समझाई थी मैंने बातें, कि जब आपको एक साइड दी होती है, ये साइड दी होती है, ये साइड कैसे निकालती है, ये साइड कैसे निकालते हैं। सबसे इजी मेथड है, जो साइड निकालनी होती है ऊपर लिख दो, जो दे रखी है उसे डिवाइड कर दो, जो भी एंगल बनता है साइन कोस टेन कोसेकेंट कोट जो भी वो आप लिख दो उसके अंदर। तो MO निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे MN से, तो MN बाई sin थीटा, MN है B बाई sin थीटा। तो R इक्वल टू आ जाएगा B बाई sin थीटा। अब इस R की वैल्यू को उठा के रख दो फर्स्ट में, बस खत्म, पुट इन फर्स्ट। मुझे टाइम लगता है आपको दोबारा से बेसिक दोबारा से बताने में बार बार, नहीं तो अगर आपको ये पता हो ना कि हाँ सर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इक्वेशन एक एक मिनट के होते हैं, एक एक मिनट का भी नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं। V sin थीटा डिवाइडेड बाय R क्या है हमारे पास B और डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू V sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय B, दिस इज इक्वल टू WPU। नोट कर लो आप इसको अच्छे से, ठीक है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थे सर्कुलर मोशन के कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो आसान न्यूमेरिकल थे, रिलेटिव के और एंगुलर एक्सेलरेशन स्पीड वगैरह के थोड़े बहुत, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे आगे इसके अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर हम जो फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स, बैंक रोड, उन सभी के और भी क्वेश्चन हम आगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बेटा।